Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about theoretical aspects of income tax law जो कैफ 2 में आपके सिलेबस का पार्ट है। हम 3 चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 14 is about returns, chapter number 15 is about assessment, records and audit, and chapter number 16 is about appeals, references and petitions. ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इसमें रिटर्न्स बेसिकली आपने जब इनकम टैक्स अपनी रिटर्न जमा करवानी है, जिसके ऊपर सारा टैक्स का हिसाब किताब लिखकर आप जमा करवाएंगे, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके साथ में कौन कौन सी स्टेटमेंट आपको जमा करानी है या आपसे मांगी जा सकती है, उस पर बात होगी। जब आप रिटर्न जमा करवा देते हैं तो फिर आपकी असेसमेंट की जाती है कि हाँ कि जो इनकम इसने बताई है ये ठीक है या, और जो टैक्स कैलकुलेट करके जमा कराया वो ठीक है या नहीं। पाकिस्तान में अब चूंकि सेल्फ असेसमेंट हो चुकी हुई है, इसलिए आपका रिटर्न जमा कराना ही असेसमेंट तस्वर किया जाता है। लेकिन बाज़ केसेस में एफबीआर की कुछ अथॉरिटीज़ के पास इन असेसमेंट्स को चेंज करने की पावर या खुद से असेसमेंट करने की पावर मौजूद है। टैक्स पेयर को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और ऑडिट की सूरत में अगर उसका ऑडिट टैक्स ऑडिट किया जाएगा तो फिर क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। लास्ट वन वुड बी अबाउट अपील्स, यानी कि आप एफबीआर की किसी अथॉरिटी के डिसीजन से अगर एग्रीव्ड हैं, आप समझते हैं कि वो फैसला ठीक नहीं हुआ, तो आप उसके खिलाफ अपील किस तरह करेंगे और पिटीशंस वगैरह किस तरह अदालत में जमा करवाएंगे। वो जो आपके सिलेबस में चीज़ें हैं उसको हम कवर करेंगे। सो चैप्टर 14 से हम इस वीडियो में बेसिकली हम 3 वीडियोस में बात करेंगे। इस फर्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 14 पे बात करेंगे, सेकंड में हम असेसमेंट और रिकॉर्ड्स पे, और जो थर्ड वीडियो होगा इसी सीक्वेंस का उसमें हम अपील्स के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले चैप्टर 14 के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि रिटर्न से मुतालिक आपके सिलेबस में क्या कुछ चीज़ें और आप कैसे उसको इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्टोरी के फॉर्म में हम इस सारी बात को करेंगे, और इस स्टोरी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स से हमें वास्ता पड़ेगा उनका तारुफ कर लेते हैं, ताकि हमें एक दफ़ा पता हो कि कितने सारे लोग, कितने सारे कैरेक्टर्स इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला तो डेफिनेटली कैरेक्टर एक टैक्स पेयर है, जो कि अपना जिसके पास पैसे हैं लेकिन कुछ पता नहीं कि टैक्स कैसे जमा कराना है, क्या होता है। इसका जो पहला वास्ता पड़ेगा वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से पड़ेगा। एफबीआर में जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होता है, कमिश्नर आईआर इसको बोलते हैं, ये आपका समझें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो आपकी सारी टैक्स मामला को देख रहा होता है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऊपर इसका बॉस होता है जिसको चीफ कमिश्नर बोलते हैं। चीफ कमिश्नर के अंडर फिर ये कमिश्नर्स काम कर रहे होते हैं। इनके दरमियान एक और बंदा है कंसल्टेंट या टैक्स प्रैक्टिशनर, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। ये कमिश्नर की बात को भी समझता है और टैक्स पेयर के मसाइल को भी समझता है, और फिर ये इन दोनों के मसाइल को कुछ ईज आउट करने की कोशिश करता है। अगर आप कमिश्नर के किसी फैसले से आई मीन समझते हैं एग्रीव्ड है, आप समझते हैं ठीक फैसला नहीं किया इसने, तो आप जो पहला बंदा जिसके पास शिकायत लेकर जाएंगे दैट इज कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, और उसको बताएंगे कि जनाब कमिश्नर ने मेरे साथ जो फैसला किया है वो ठीक नहीं किया मेरे मामलात के ऊपर, टैक्स के मामलात के ऊपर। अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास भी बात ना बनेगी तो फिर एपलेट ट्रिब्यूनल इससे हायर फोरम है जिसके पास आप चले जाएंगे। ट्रिब्यूनल भी एक अदालत होती है, लेकिन ट्रिब्यूनल का वर्ड जो है किसी स्पेशलाइज्ड अदालत के लिए बोला जाता है, कि जैसे जो टैक्स मामलात के लिए जो स्पेशलिस्ट लोग होंगे वो इस अदालत में होंगे, और वो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास फिर आप जा सकते हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल से ऊपर फिर अदालत हाई कोर्ट आ जाती है, और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ तक आप अपना मसला लेकर जा सकते हैं। कुछ ऑफशोर एसेट्स अगर आपके पास हैं, इसकी हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है अपनी डिस्कशन के दौरान। यानी ऑफशोर एसेट्स से मुराद ये कि पाकिस्तान से बाहर अगर आपने कुछ असासे बनाए हुए हैं तो उसकी कुछ डिस्कशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरह जो पाकिस्तान में आपके एसेट्स हैं उनको हम इस आइकॉन से डोनेट करेंगे जो बिल्कुल इसके नीचे बना हुआ है। कुछ कमेटीज़ हैं जो कि जिनका जिक्र आएगा इस डिस्कशन के दौरान। सो जो कमेटीज़ हैं वो फिर जब जहाँ पे रेलेवेंट डिस्कशन होगी फिर हम उसकी तफसील में देख लेंगे। और डेफिनेटली ऑडिट के बगैर कैसे ये मामला ख़त्म हो सकता है जमा तफरीक का, तो टैक्स ऑडिटर भी होगा हमारे इस सारे ड्रामा के दरमियान। एक वाइट बोर्ड ज़रूरी है कि जहाँ पे ज़रूरी हो कि हम उसको फिर राइट डाउन कर लेंगे चीज़ों को, या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझनी होगी वो फिर हम इसके ऊपर समझ लेंगे।
ओके जी, सो ये जो टैक्स पेयर है, यहाँ से हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो टैक्स पेयर है, इसने कुछ ये इश्तिहारात देखे हैं कि जिसमें इसको बताया जा रहा है कि जनाब आप जल्दी जल्दी अपनी असेसमेंट करवाएं, अपना टैक्स जमा करवाएं। ये आप परेशान है कि भाई ये कैसे होते हैं ये मामला, इसको कुछ नहीं पता। तो ये इन सारे मामलात के लिए जाहिर सी बात है अपने दोस्त को बुलाएगा, और इसका दोस्त ये इंटेलिजेंट आदमी है जो कि कंसल्टेंट, और ये कहता है भाई कोई मसला नहीं, मेरे होते हुए सारे मसाइल मैं तेरे हल कर दूंगा। टैक्स असेसमेंट में तुम्हें दो चीजें करना होती हैं। एक अपनी इनकम का अंदाज को असेस करोगे तुम एक कागज के ऊपर, और जब एक्चुअली जो टैक्स में सारा मामला है वो इनकम की ही असेसमेंट है, क्योंकि टैक्स तो फिर उसके ऊपर कैलकुलेट होना होता है, उसी का डेरिवेटिव होता है। और दूसरी चीज जो तुमने कैलकुलेट करनी है वो असेसमेंट ऑफ टैक्स है। ये दो फिगर्स बना लो तो मामला खत्म हो जाता है। लेकिन ये बात इतनी सीधी भी नहीं है। ये असेसमेंट करने के लिए, टैक्स असेसमेंट जिसमें ये दो चीजें शामिल थी, आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करानी है, आपको वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है। टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, ये ऑल्दो आपके कैफ के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने वैसे लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर ने अपने कुछ पर्टिकुलर्स एफबीआर को बताने होते हैं। और इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, ये चौथा स्टेटमेंट है जो कि इस बंदे ने एफबीआर को देना होता है अगर इसके पाकिस्तान के बाहर कोई एसेट्स मौजूद है तो। जब ये चीजें आप सारी बता देते हैं एफबीआर को, तो ये जब फर्निश हो जाती हैं ये सारी चीजें, तो फिर अगला काम बस पेमेंट ऑफ टैक्स है और बात खत्म हो गई। ये अब सारे मामला किसके पास आ जाते हैं? इस बंदे के पास जो कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का क्या रोल है इस सारी मामलात के अंदर? सो ये इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं। ये आपसे मांग सकता है, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं कराई, ये कह सकता है लेकर आओ। ये आपसे वेल्थ स्टेटमेंट मांग सकता है, ये आपसे स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स मांग सकता है। सो अगर आप ये देखें, ये ही तीनों चीजें यहाँ पर भी दिखी हुई हैं। और ये अगर आपने खुद से नहीं जमा करवाई तो कमिश्नर आपको कह सकता है जी कि आप जमा करवाएं। उसके बाद ये कुछ टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं जो कि हम असेसमेंट के चैप्टर में पढ़ेंगे इसकी तफसीर, कि ये क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से वो आपकी इनकम को असेस कर सकता है, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर सकता है। सो वो सारे मोड्स हम असेसमेंट के चैप्टर में जाकर देखेंगे। नाउ जो टैक्स असेसमेंट है, इसमें हमने ये जो चार चीजें फर्निश करवानी थी एफबीआर को, इसमें आपसे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप ये कुछ जमा करवाने में अपनी सबमिशंस या फिर टैक्स की अदायगी में आप कोई तखीर कर दें, डिले कर दें। तो ऐसी सूरत में अगर मिस्टेक हो जाए आपसे, तो टैक्स पेयर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को बिल्कुल रिवाइज कर सकता है। ठीक है, सो टैक्स पेयर खुद भी ये रिवीजन कर सकता है, ये अगर खुद चाहे। और अगर इसको कुछ पता चले कि हाँ भाई इसकी रिटर्न में ये गलती है और इसने ये इनकम कम दिखाई है, तो ये भी, इसके पास भी पावर्स हैं कमिश्नर के पास, कि आपकी इस रिटर्न को ये रिवाइज कर दे। अगर डिले हो जाए सबमिट करवाने में, तो डेफिनेटली आपको कुछ फाइन और पेनल्टी पड़ेगा। ये जो फाइन है, ये अगर तो आपने एक्सटेंशन ले ली, आपको इजाज़त मिल गई अपनी सबमिशंस में, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। डिफॉल्ट सरचार्ज बेसिकली हम कहते हैं, इट इज एक आम जबान में आप कह लो कि ये एक तरह का मार्कअप है, कि जितनी देर से आपने टैक्स अदा कराया है किया है, उतनी देर का कुछ मार्कअप अदा करना है आपको, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट सरचार्ज। ये हर सूरत, जब भी आप डिले करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्सेस में, जब भी डिले करते हैं, डिफॉल्ट सरचार्ज जरूर देना पड़ता है। पेनल्टी लगाई जा सकती है या माफ भी की जा सकती है। लेकिन अगर आपने एक्सटेंशन ना ली, इजाजत ना ली, एक्सटेंशन से मुराद ये कि इजाजत ना ली, इजाजत लिए बगैर देर कर दी, तो फिर ऐसी सूरत में आपको डिफॉल्ट सरचार्ज तो देना ही होगा, लेकिन साथ में कुछ आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। सो ये प्रोविजंस भी हम अपने ड्रामा के हिस्से में शामिल कर लेते हैं, जो कैफ 2 के सिलेबस में होंगी उस पर बात कर देंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। ओके जी, एक एक करके अब जरा ये जो चारों आइटम्स हैं इसकी तफसील देखते हैं। सबसे पहला है रिटर्न ऑफ इनकम। सो रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर हम बात करने लगे हैं। सो देर आर 1 2 3 4 5 थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न। सबसे पहला सवाल ये कि किसको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है।
सो रिटर्न ऑफ इनकम जिन लोगों को जमा करवानी है उनकी एक लिस्ट दी हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको अगर वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी उन्होंने नोटिस देना है और अपने उस नोटिस पीरियड की रिटर्न जमा करानी है। सो पर्सन जिनको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है उसकी ये लिस्ट है। ये लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट है और एग्जामिनर बिल्कुल आपसे ये पूछ सकता है। इसी तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइटम है कि अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो आपको क्या करना है। सो हम इसके ऊपर ज़रा क्विकली डिस्कस करते हैं। आपने करना ये है कि वीडियो को पॉज करके इन हेडिंग्स इन पॉइंट्स को एक दफ़ा पढ़ लेना है ताकि फिर जो मैं शॉर्टली डिस्कस करूँ आपको समझ आए। सो फर्स्ट वन इज एवरी कंपनी। सो कंपनी के ऊपर लाजिम है कि वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाए। सेकंड वन इज every person other than a company whose taxable income for the year exceeds maximum amount that is not chargeable to tax। यहाँ पे बात हो रही है टैक्स स्लैब्स की। टैक्स स्लैब्स हमें पता है कि इंडिविजुअल एओपी के लिए हमने डिस्कस किया है कि वो टैक्स स्लैब से पता चलता है कि आपकी इनकम जितनी जितनी बढ़ती जा रही है उसके ऊपर उस तरह टैक्स बढ़ता जाएगा। तो उसमें टैक्स स्लैब जो है वो स्टार्ट ही बेसिकली हो रहे थे 4 लाख से। तो इस पॉइंट को आप साथ में इसके साथ ये पॉइंट भी साथ ही पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम अंडर द हेडिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड्स 3 लाख रुपए। सो यहाँ पे जो लिमिट इन्होंने बता दी वो 3 लाख बता दी है। अगर बिजनेस इनकम है तो फिर 3 लाख से ही आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है, बेशक टैक्स आपका जीरो बन रहा हो तो भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है। अगर आपकी इनकम है ही फाइनल टैक्स रिजीम में एफटीआर में तो भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है। पर्सनल क्लासेस ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द बोर्ड। एफबीआर अगर कुछ टाइप ऑफ पर्सन के बारे में एक नोटिफिकेशन निकाल दे कि आपको रिटर्न जमा करानी है तो उनको भी रिटर्न जमा करानी है। In addition to above, return is also required to be filed by following persons who have been charged to tax in respect of any two preceding tax years। पिछले 2 टैक्स ईयर्स में अगर एक दफा भी टैक्स अदा किया है, लेट्स से टैक्स ईयर 2022 में अभी हम हैं, तो 21 और 20 में अगर आपने टैक्स अदा किया है तो फिर आपको टैक्स ईयर 22 की भी रिटर्न जमा करानी जरूरी है। क्लेम अ लॉस कैरिड फॉरवर्ड फॉर अ टैक्स ईयर। अगर टैक्स ईयर 2022 में मेरे पास प्रॉफिट आ गया लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जो मैं इस प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जरूरी है कि जिस साल का लॉस है उस साल की रिटर्न भी जमा हुई हो। यानी जिस साल में भी लॉस होगा उस साल में भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी होगी ताकि उस लॉस को फिर जब प्रॉफिट आए तो फिर क्लेम किया जा सके। ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कुछ लैंड एरिया बताया हुआ है कि इतना इतना एरिया का अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई फ्लैट है जो कि म्यूनिसिपल लिमिट्स में है तो फिर इसका मतलब आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है। या फिर एरियाज इन और एरियाज इन कंटोनमेंट और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो ये कुछ लोकेशंस बताई हुई हैं। अगर यहाँ पे आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराना होगी। अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स और मोर लोकेटेड इन रेटिंग एरियाज। रेटिंग एरियाज वो इलाके होते हैं जहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह का जो रेट है वो बताया जाता है। तो फिर इसका मतलब वो रेटिंग एरियाज कहलाते हैं और वहाँ पे अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टी इससे ऊपर है, इसके रकबे से ज्यादा है तो फिर रिटर्न ऑफ इनकम आपने जमा करानी है। owns a flat having covered area of so and so, owns a motor vehicle above so and so cc's। 1000 सीसी से ज्यादा व्हीकल अगर आपके पास है तो टैक्स रिटर्न जमा करानी जरूरी है। नेशनल टैक्स नंबर अगर आपने एफबीआर से ले लिया है तो भी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करानी जरूरी है। होल्डर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिल 5 लाख सालाना से ज्यादा है तो भी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करानी है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल्स की बात हो रही है और बिजनेसेस की बात हो रही है। रेजिडेंट पर्सन रजिस्टर्ड विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन, any market committee or any professional body including Pakistan Engineering Council, Pakistan Medical and Dental Council, Pakistan Bar Council or any provincial bar council, Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan।
इनके मेंबरान को भी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करानी जरूरी है। रेजिडेंट पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, जो इंडिविजुअल ने जमा करवानी होती है स्टेटमेंट, उसके लिए भी रिटर्न ऑफ इनकम साथ में जमा करानी जरूरी है। अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है, बिजनेस डिसकंटिन्यू जब होगा तो वो जरूरी तो नहीं कि वो एग्जैक्टली जब टैक्स ईयर खत्म हो रहा है तभी आप बिजनेस डिसकंटिन्यू करें, वो तो इस दौरान में कभी भी टाइम हो सकता है डिसकंटिन्यू। तो उससे मुतालिक अब टैक्स लॉ ये कहता है कि एनी पर्सन डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस शैल गिव कमिश्नर अ नोटिस इन राइटिंग टू दैट इफेक्ट विद इन 15 days। जब भी बिजनेस डिसकंटिन्यू किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर इन रेवेन्यू को नोटिस दें कि जनाब मैं अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करने लगा। और जो बंदा अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा है वो उस पीरियड की रिटर्न ऑफ इनकम भी जमा कराएगा फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर इन विच डिसकंटिन्यूअस अकर्ड एट द एंड ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, यानी कि इस टाइम पीरियड की वो रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी 15 दिन का नोटिस, रिटर्न ऑफ इनकम। और अगर आपने नोटिस नहीं दिया टैक्स पेयर ने, लेकिन कमिश्नर ये समझता है कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है या होने वाला है, तो कमिश्नर आपको नोटिस दे सकता है कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है और आप अपनी रिटर्न जो है वो जमा करवा दें। उस नोटिस में बताएगा कि कितने अरसे में आपने जमा करवानी है। A return furnished under this case shall be treated for all purposes of the ordinance as return of income, including the application of section 120। ना ये जो आप रिटर्न जमा कराएंगे, बेसिकली वजाहत ये हुई हुई है कि चूंकि ये 1 साल से कम अरसे की रिटर्न है तो भी इसको रिटर्न ऑफ इनकम ही तस्वर किया जाएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। यानी ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स जमा कराई है, जैसे रूटीन में आप पूरे साल की जमा कराते हैं। सो ये लोग हैं जिनको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करानी है। अब किन लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करानी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा कि आप बेशक जमा ना करवाओ। सो सेक्शन 115 में लोगों की डिटेल है जिनको रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करानी। सो विडो, orphan below the age of 25 years, a disabled person or a non-resident person shall not be required to furnish a return of income for the year solely by reason of। ये जो नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो भी हमने यहाँ पीछे पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इधर अभी हमने डिस्कस किए हैं कि जिन लोगों को रिटर्न जमा करवानी है, इनमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि वो कंडीशंस अगर पूरी कर रहा हो कोई ऑर्फन या कोई विडो या कोई नॉन रेजिडेंट, तो ऐसी सूरत में उसको रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराने की जरूरत नहीं है। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो क्राइटेरिया भी डिस्कस हुआ था, वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी विडो या ऑर्फन के पास है, डिसेबल्ड पर्सन या नॉन रेजिडेंट के पास है, तो सिर्फ इस वजह से कि उसके पास वो प्रॉपर्टी है तो इस वजह से उसको नहीं कहा जाएगा कि अब आप रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएं। या अगर उसके पास फ्लैट है, सिर्फ इस फ्लैट की वजह से, लेकिन अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है या उसकी टैक्सेबल इनकम टैक्स स्लैब क्रॉस करी, फिर तो डेफिनेटली रिटर्न जमा कराएगा। इसी तरह व्हीकल की वजह से भी सिर्फ उसके ऊपर लाजम नहीं होगा कि वो रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराने पहुंच जाए। रिटर्न ऑफ इनकम में होगा क्या क्या, इसमें क्या चीजें आपने देनी है, बतानी है। रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड का वर्ड जब भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में या किसी भी एक्ट में अगर प्रेस्क्राइब्ड का वर्ड आ जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी तफसील रूल्स के अंदर बताई गई है। ठीक है, तो ये प्रेस्क्राइब फॉर्म का मतलब ये है कि इनकम टैक्स रूल्स में फिर इसकी तफसील होगी कि आपने किस फॉर्म में जमा करानी है। एंड accompanied by such annexes or statements or documents as may be prescribed, फिर वही वर्ड आ गया तो इसका मतलब रूल्स में बताया हुआ होगा कि आपको क्या क्या कुछ जमा करवाना है। ऑर्डिनेंस में बताई कुछ चीजें मेंशन है। shall fully state all relevant particulars information, ठीक है जी, in the form of return including declaration of records kept by the taxpayer, shall be signed by the person being an individual person representative where section 172 applies। section 172 जो है वो
रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करता है। रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉर एग्जांपल एक आदमी का बिजनेस है, वो आदमी पाकिस्तान से बाहर है लेकिन बिजनेस पाकिस्तान में है। अब बिजनेस को चलाने के लिए वो एफबीआर को बताएगा जी कि ये एक पर्सन है P1, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, इस बिजनेस को ये चलाएगा मेरे बिहाफ पे। तो फिर अगर जाहिर सी बात है, जब बिजनेस को चलाएगा तो फिर रिटर्न भी वही जमा करवाएगा। तो अगर रिटर्न भी वही जमा कराएगा तो फिर इसका मतलब वो रिटर्न को साइन कौन करेगा? सेक्शन 172 के तहत जो जिसको भी आपने कहा था कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, वही साइन करेगा। shall be accompanied with due payment of tax as per return of income, shall be accompanied with wealth statement। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ एक और स्टेटमेंट जाती है, which is called wealth statement, and shall be accompanied with a foreign income and asset statement। जो अगर उसके पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट्स हैं तो वो भी आपने बताने हैं। सो पर्टिकुलर्स, नंबर 1, इट शुड बी साइंड, पेमेंट ऑफ टैक्स साथ हुई भी होनी चाहिए, वेल्थ स्टेटमेंट होना चाहिए, और अगर पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट्स है तो वो होने चाहिए। तो आपका रिटर्न ऑफ इनकम पूरा हो जाएगा। रिटर्न ऑफ इनकम जमा किस तरीके से कराएंगे आप? कागज पे लिख कर ले जाएंगे, ईमेल करेंगे, खत लिखेंगे, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी मैग्नेटिक मीडिया। ये पहले यूएसबी में भी या वो पेन ड्राइव में भी आप डाटा ले जा सकते थे। और एनी अदर कंप्यूटर रीडेबल मीडिया एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड shall also be deemed to be a return, and board may by notification in the official gazette, यानी नोटिफिकेशन निकाल कर एफबीआर क्या कर सकता है? मेक रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ डाटा of such return and e-intermediaries who will digitize the data for such return and transmit same electronically to income tax department। e-intermediary बोलते हैं कि वो लोग जो आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन आपको रिटर्न जमा नहीं कराना आता, आप डाटा दे देते हैं किसी को और वो इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराता है। तो वो जो बीच में थर्ड पर्सन है जो सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन एफबीआर तक पहुंचाने में आपकी मदद कर रहा है, दैट इज ई इंटरमीडियरी। ठीक है। और फिर उसके बाद अंडर द डिजिटल सिग्नेचर किसी भी तरह का एक मेथड होता है जो कि अडॉप्ट किया जाता है। ये पासवर्ड भी हो सकता है, ये कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो सकती है। तो आप जो है वो डिजिटल सिग्नेचर उसके ऊपर होगा, एंड ताकि ये पता चल सके कि इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है और उसी ने दी है जिससे हम एक्चुअली इंफॉर्मेशन डिजायर कर रहे थे, उसी टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन है। एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स। तो इस सारे पैराग्राफ में तो ये बताया हुआ है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली, वैसे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही होती है रिटर्न फाइल, मैनुअली भी होती है, लेकिन अब ज़ाहिर है जब एक काम आप अपने घर में बैठ के कंप्यूटर पे कर सकते हैं तो उसके लिए दफ्तर तो जाने की जरूरत नहीं है एफबीआर के। सो इससे मुतालिक कुछ रूल्स जो हैं वो एफबीआर चाहे तो बना सकता है। Every return purporting to be made or signed by or on behalf of the person shall be treated as having been duly made by the person or with the person's authority until the person proves to the contrary। अगर किसी भी रिटर्न को ये कहा जाए, फॉर एग्जांपल एबीसी कंसल्टेंट है, ठीक है, और मिस्टर जेड की इसने रिटर्न जमा करवा दी, मिस्टर जेड से इंफॉर्मेशन ली और इसकी रिटर्न इसने एफबीआर को जमा करवा दी। तब एफबीआर ये कहता है जी कि हम यही समझेंगे कि ये एबीसी ने जो जमा करवाई है रिटर्न, ये एक्चुअली मिस्टर जी ने जमा करवाई है। हम बेसिकली इस सारे रिटर्न को ये तस्वर करेंगे कि ये मिस्टर जी ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। आप बेशक मिस्टर जी बीच में अपना इंतजाम करे, एबीसी को दे या एक्स वाई जी को कंसल्टेंट रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तस्वर यही किया जाएगा कि मिस्टर जी ने इंफॉर्मेशन दी है। अब अगर मिस्टर जी कहे जी मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, इसने खुद ही जमा करा दिया कागज, तो ये चीज साबित किसे करनी पड़ेगी? प्रूव किसको करनी पड़ेगी? इसने ये साबित करना है कि ये अब साबित करे जी कि ये मैंने, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसने खुद ही एक्सवाईजी नहीं जमा कराई, एबीसी नहीं जमा करवाई। सो ये रिटर्न के लिए कुछ प्रोसीजर्स बताए हुए हैं। ड्यू डेट्स रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने की ये एक टेबुलर फॉर्म में दी हुई है, और इस ये दिस टेबल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कंपनी का जो रिटर्न है उसके लिए
लास्ट डेट आपको किस तरह पता चलती है रिटर्न फाइलिंग की? कंपनी का ईयर एंड डेट देखना पड़ेगा। अगर वो कंपनी का ईयर एंड जनवरी से जून 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान फॉल कर रहा है, तो जो भी 31 दिसंबर आएगी, इमीडिएटली 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 नेक्स्ट 31 दिसंबर आएगी, वो उसका लास्ट डेट होगा, ड्यू डेट होगा फॉर रिटर्न फाइलिंग। ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, ऑल अदर केसेस ऑफ पर्सन फाइलिंग रिटर्न्स ऑल ईयर एंड्स के लिए 30 सितंबर है नेक्स्ट फॉलोइंग। जब भी उनका ईयर एंड हो तो अगला तक 30 सितंबर जो भी आएगा वो उनका रिटर्न फाइलिंग डेट होगा। यानी कंपनी का भी अगर ईयर एंड 1 जुलाई से 31 दिसंबर में फॉल कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड की बात हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में वो किस वक्त अपनी रिटर्न जमा करवाएगा? नेक्स्ट 30th, जो भी नेक्स्ट इमीडिएटली नेक्स्ट 30 सितंबर आएगा, उसको वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएगा। इसमें वो आपने एक चीज जरूर याद रखनी है कि ये जो हम बात करेंगे डेडलाइन की बात हो रही है। आप उससे पहले अपनी रिटर्न जमा करवा सकते हैं, बल्कि अच्छा है पहले ही करवा लें। आखिरी दिनों में फिर सिस्टम पे रश बढ़ जाता है और एफबीआर का सिस्टम भी बाज मरतबा चौक हो जाता है। आप कहते हैं जी मेरी रिटर्न नहीं फाइल हो रही, मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लास्ट दिन पे कोशिश कर रहे होते हैं और पूरा पाकिस्तान उस दिन कोशिश कर रहा होता है। तो ये डेडलाइंस की हम बात करें कि ड्यू डेट से मुराद ये कि कब कौन सी आखिरी तारीख है जब तक आपने रिटर्न जमा करवा देनी है, ज़रूरी है। रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 117, यानी कि डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस की जो अभी हम बात कर रहे थे। तो ईयर एंड जो भी आपने उसमें उसमें बताया हुआ है उस नोटिस में कि जी आप इस पीरियड की रिटर्न जमा करवाएं, उसमें बताया हुआ होगा कि आपका कौन सा ईयर एंड बन रहा है। तो ड्यू डेट फिक्स फॉर सबमिशन ऑफ टैक्स रिटर्न, उस नोटिस में ही बता दिया जाएगा कि आपने किस तारीख तक अपनी रिटर्न जमा करवानी है। रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 114(5), रिटर्न लायबल टू बी फाइल्ड बट नॉट फाइल्ड। ये आगे हम कमिश्नर की पावर्स में पढ़ेंगे कि अगर आपके ऊपर लाजिम था कि आप रिटर्न जमा करवाते लेकिन आपने जमा नहीं करवाई, तो अगेन नोटिस जो देगा कमिश्नर उसमें वो बताएगा कि आप किस डेट तक रिटर्न जमा करवाएंगे। यहाँ पैराग्राफ में एक क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि जो सैलरीड पर्सन है उसने इलेक्ट्रॉनिकली अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, सादा सी बात लिखी हुई है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट इज वेल्थ स्टेटमेंट। सो रिटर्न ऑफ इनकम के मामला हमने देख लिया अपने सिलेबस से मुतालिक। वेल्थ स्टेटमेंट बेसिकली एसेट्स और लाइबिलिटीज की एक स्टेटमेंट है, और हु एंड व्हेन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश, ये जिसने भी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है उसने वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी है। एसेट्स लाइबिलिटीज की सारी डिटेल इसके अंदर देनी होती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया हुआ है। सो इसमें तमाम की तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज और साथ में एक रिकन्सिलिएशन ऑफ इनकम विद वेल्थ स्टेटमेंट वो आपने जमा करवानी होती है। टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, ये इसमें आप क्या क्या चीज़ें एफबीआर को बताते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन ये चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इस हेडिंग को तो फिलहाल स्किप कर देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, अगर टैक्स पेयर के पास पाकिस्तान से बाहर कोई एसेट्स मौजूद है तो ऐसी सूरत में एक तो टैक्स पेयर ने अपने तमाम एसेट्स की डिटेल जो है वो बतानी है। यानी जो भी ईयर एंड डेट के ऊपर उसके पास एसेट्स हैं, ईयर एंड डेट पे उसके पास जो भी एसेट्स हैं वो बताएगा, और उसकी जो भी फॉरेन इनकम, ये बात हो रही है रेजिडेंट टैक्स पेयर की। सो रेजिडेंट टैक्स पेयर ने पाकिस्तान के बाहर जो एसेट्स हैं वो भी बताने हैं, ईयर एंड डेट के ऊपर जो एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो बताएगा। इसके लिए एक थ्रेशोल्ड बताया हुआ है जो कि 10,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स है, कि अगर उसकी फॉरेन इनकम जो है वो इससे ज़्यादा हो तो। ना ये जो एसेट्स लाइबिलिटीज हैं, अगर इसने ड्यूरिंग ईयर कोई एसेट्स किसी को ट्रांसफ़र किए हैं तो उसकी डिटेल भी उसने बतानी है कि एसेट किसी को अगर दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और इसी तरह अगर उसने फॉरेन इनकम जो कमाई है, फॉरेन इनकम
फॉरेन इनकम, इसको कमाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो एक्सपेंसेस की डिटेल भी देगा। अगर खुद से नहीं बताएगा तो कमिश्नर उसको नोटिस इशू कर सकता है और उससे ये इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। तो ये कुछ सिंपल सी डिटेल है, इसको आप पढ़ के देख लेंगे। ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स जो आपने जमा करवा दी, तो फिर आपने टैक्स की अदायगी कर देनी है। पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो कौन कौन सी है? एक तो आपको जो रिटर्न ऑफ इनकम जो आपने जमा करवानी है, तो उसके साथ आपने अपना जो भी वाजिबुल अदा टैक्स है वो आपने देना है। टैक्स पेबल अंडर ऑर्डर इशूड बाय कमिश्नर, अगर कमिश्नर ने आपको कोई नोटिस इशू किया था, अब आपने वो टैक्स देना है और उस नोटिस के साथ जमा करवाना है। अगर कोई एडवांस टैक्स आपके जिम्मे है तो वो आपने जमा करवाना है। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं जो आपने जमा करवाने होते हैं जब भी आप रिटर्न देते हैं साथ। अगर ये टैक्सेस बनते हैं तो वो भी जमा करवाएंगे। तो जब आपने ये टैक्सेस अदा कर दिए तो आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। और ये माइलस्टोन क्या है जी, कि आपका आपने अपनी रिटर्न जमा करा दी और आपने अपनी पहली असेसमेंट जो है वो अब आपकी हो चुकी भी है। नाउ इससे आगे फिर हम चैप्टर 15 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मैंने कुछ डिस्कशन चैप्टर 14 की है, जो कि जैसे यहाँ पे ये बातें हैं, डिमांड ये कर सकता है कमिश्नर रिटर्न को, वेल्थ स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड एसेट्स को। तो ये मैंने स्पेसिफिक ये मैंने जानबूझ के अगले चैप्टर में रख दी है ताकि वहाँ पे ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं। जब हम बात ही कमिश्नर की कर रहे होंगे तो उस वक्त ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। ओके, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।